जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, हम सभी यूथ साइंस का सीरीज को लेके चल रहे हैं, जिसमें रेलवे द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। आज दोस्तों हम हीट से संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों, जल की बात किया गया है। जल से मतलब हम क्या जानते हैं? पानी का। तो पानी का सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होता है? पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा कब होता है? पानी का घनत्व तो हम क्या जानते हैं दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस में, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों, आयतन हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। आयतन 4 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों हमारा कम होता है, लेकिन घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन दोस्तों, हमारा यहाँ पे केल्विन में पूछा गया है। हमें क्या पूछा गया यहाँ पे? केल्विन में पूछा गया है। तो सारा का सारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? केल्विन में होगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं कि घनत्व अधिक होता है। तो हम अगर 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें तो हम क्या जानते हैं कि 273 केल्विन जो होता है वो हमारा क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है? बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है? बराबर होता है। अगर हम इधर 4 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते, इधर 4 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? 4 इसमें हम मतलब जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 277। अगर 4 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 277। मतलब कि सबसे अधिक घनत्व तो अगर पूछा जाए जल का तो कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, या तो 277 केल्विन पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो 277 केल्विन है वो 4 डिग्री सेल्सियस के क्या है? बराबर है। तो ये दोनों का मतलब एक ही चीज़ है कि अगर सबसे अधिक घनत्व की बात करें तो 277 केल्विन में होगा, अगर केल्विन में है तो। और अगर ऑप्शन सेल्सियस में है तो इसका उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सी नंबर का हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होता है? लगभग के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? हम फॉर्मूला से अगर देखना चाहें तो हम क्या जानते हैं? एक हमारा टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक हम क्या लेते हैं? सेल्सियस बट्टा 5 और के माइनस 273 बाई 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 9। एक और होता है दोस्तों, आर बट्टा 4, ये र्यूमर का होता है। तो ये हमारा कितना फॉर्मूला है? ये चार फॉर्मूला, मतलब ये चार टेम्परेचर से संबंधित है और चारों हमारा आपस में क्या है? ये बराबर है। हमको क्या यहाँ पे क्या दिया गया? सेल्सियस में दिया गया है। लेकिन क्या पूछा गया? फ़ारेनहाइट में। तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे? इससे करेंगे। क्या करेंगे? सेल्सियस की तुलना हम फ़ारेनहाइट से करेंगे। तो क्या करते हैं? सी बाय 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय 9। तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब यहाँ पे सेल्सियस की जगह पर क्या रखेंगे? 37/5 बराबर एफ माइनस 32/9। अब इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस गुना करेंगे। हम इसको क्या करते हैं दोस्तों? क्रॉस गुना पहले करते हैं। 5 को गुना इधर से करेंगे तो ये 5 एफ से भी गुना होगा, तो क्या लिखेंगे पहले? 5 एफ। क्या लिखेंगे? 5 एफ माइनस 5×10 का 0, बाकी यहाँ 1, फिर 5 के 15 और 1 16, 160 इक्वल टू क्या? 9×7 = 63 का 3, बाकी यहाँ 6, फिर 9×3 = 27 और 6 33। अब 5 एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों? 333। अगर ये माइनस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। मतलब 5 एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3×6 = 9, 3×493। अब दोस्तों एफ बराबर हम क्या लिखेंगे? 493 बट्टा
ये इसके बीच में क्या है, एफ और इस 5 के बीच में गुणक चिन्ह है, तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। अब इससे काटेंगे, कितना, 5 9 45, 5 9 45, कितना बचा, 4, यानी 3 25 8 40 पॉइंट, और 98 से संबंधित एक ही है दोस्तों, तो इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं यहाँ पे। और कितना नंबर बचा, यानी कि 40, यानी कि 3 बच गया, यानी 5 छक्के 30, फॉरेनहाइट 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ये हमारा क्या आ जाएगा, इतना हो जाएगा, डी नंबर का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इतने डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है। फिर वही दोस्तों, यहाँ पे सेंटीग्रेड में है, सेंटीग्रेड है। अब फॉरेनहाइट की बात करें तो हम क्या जानते हैं, C/5 बराबर F-32 बराबर बट्टा कितना होता है, 9। तो डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर की बात करें तो कितना दिया गया है, डिग्री जी 0, यानी कि यहाँ सी की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0/5 बराबर F-32/9। अब इसको अगर क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, ये तो पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 0 बराबर F-32, F-32। अब 32 माइनस में होगा, बराबर किस पर आ जाएगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 32। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 32 फॉरेनहाइट। किसमें है, जो डी नंबर पे है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। देखिए दोस्तों, अगर हम द्रव की बात करें, जल की, लिक्विड की, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि एक कंटेनर हमारा क्या हो गई है, तीन कंटेनर लेते हैं दोस्तों इसमें। देखिए, जैसे कि इसमें हमारा क्या है, पहले आइस है, क्या है, आइस। तो आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर भी हमारा जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस में भी होगा, वाटर भी। जब वाटर से हमारा पानी, तो 0 डिग्री सेल्सियस से हमारा वाटर बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर बनना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारा क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर ही रहने वाला है। लेकिन जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हीट करते हैं, तो टेम्परेचर दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन इसमें गुप्त ऊष्मा के कारण ये भाप बनना शुरू हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, भाप बनना शुरू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के तक आने के बाद। ये हमारा क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन वो जो है पानी भाप में बदलना या फ्राइज होना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 12 डिग्री सेल्सियस पर। तो 12 डिग्री सेल्सियस क्या देखिए, जीरो से हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। जीरो से कितना गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर गया। लेकिन जीरो से 100 डिग्री सेल्सियस हमारे इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। तो हमारा जो 12 डिग्री सेल्सियस पर होगा वो किस में होगा, लिक्विड कंडीशन में। क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में, क्योंकि इसमें भी वाटर है तो इसमें भी वाटर है। तो 0 से 100 के बीच में 12 डिग्री सेल्सियस हमारा इसी के बीच में आ रहा है, और इसी के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा किस में होगा, द्रव में, यानी कि क्या होगा, सी नंबर में। तो 767 का क्या आ जाएगा, सी नंबर का हमारा द्रव का स्थिति जो रहेगा लिक्विड कंडीशन में रहेगा। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फॉरेनहाइट। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, C/5 बराबर F-32/F। तो C की जगह पर कितना दिया गया है, -200। तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे, -200/5 बराबर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 9 रहने वाला है। यहाँ पे कितना रहेगा, तो 9 रहेगा। फिर F-32/9। अब इससे अगर 5 से काटे दोस्तों तो कट जाएगा, 5 के 20 मतलब 40, यानी कि -40। अब ये 9 दोस्तों, ये हमारा इधर बट्टा में है तो क्या है, गुना में है, मतलब भागा में है दोस्तों। ये बट्टा में है तो क्या है, भागा में है। तो भागा में है तो बराबर कुछ पा जाएगा तो क्या होगा, गुना। F माइनस क्या लिखेंगे, 32। अब ये 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, यानी कि -360।
बराबर एफ माइनस 32। तो एफ बराबर हम अगर एक तरफ रखेंगे तो ये 32 क्या है मेरा माइनस में है, और माइनस में है तो वो बराबर के उस पार चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब 360 में दोस्तों 32 तो जाएगा नहीं, लेकिन 360 में 32 को हम घटा देंगे, लेकिन चिन्ह हम क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, क्योंकि घटा हम हमेशा हम बड़ा संख्या से छोटा संख्या क्यों घटाते हैं, लेकिन चिन्ह हम उसी को डालते हैं जिसका संख्या में बड़ा हो। तो 360 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 10 में 2 चला जाएगा तो 8, फिर कितना बचा यहाँ पे 5, 5 में 2 3 चला जाएगा तो 2, यहाँ कितना बचेगा 3, यानी कि 328। लेकिन बड़ा वाला संख्या के पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, मतलब कि इतना डिग्री माइनस 328 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा माइनस 200 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, जो उत्तर हमारा बी नंबर का है। पानी का हिमांक बिंदु है, पानी का हिमांक बिंदु है। कि दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल से डील कर देते हैं दोस्तों, जिसमें कोई भी क्वेश्चन से अगर ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे फ़ारेनहाइट में दे या सेंटीग्रेड में दे या केल्विन में दे, जिससे दिक्कत ना हो, तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, हमारा 3 यूनिट होता है, एक सेल्सियस होता है, क्या होता है दोस्तों, हमारा 3 यूनिट होता है, एक सेल्सियस होता है, एक केल्विन होता है और एक फ़ारेनहाइट होता है। तो हम देखेंगे कि फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, या केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जैसे कि पहले एक जल लेते हैं, पानी ले लिए, ये क्या ले लिए, एक डब्बा ले लिए हैं, इसमें क्या है हमारा पानी है, क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमारा पानी है। अगर हम इसमें डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो डिग्री सेल्सियस में हम क्या देखे थे कि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये जमना शुरू हो जाता है, क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसको हीट करें, क्या करें, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद हमारा कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना शुरू होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। अगर दोस्तों इसी को हम अगर यहाँ पे इस दूसरे में अगर क्या रखें हम, जल वही है, लेकिन अगर इसको फ़ारेनहाइट की बात करें, तो फ़ारेनहाइट में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाएगा दोस्तों, क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब पानी से बर्फ बन जाएगा, क्या होगा, पानी से बर्फ बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हीट करें, तो हीट करने पर ये क्या होता है, 212 डिग्री सेल्सियस पर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोस्तों, कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये हमारा वाष्प बनना, मतलब कि वेपराइज होना शुरू हो जाता है, मतलब ये भाप बनना शुरू हो जाता है, क्या दोस्तों, भाप बनना या वेपराइज होना शुरू हो जाता है 212 फ़ारेनहाइट पर। और दोस्तों एक हमारा क्या बचा, केल्विन का। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, ये इसका ये टेम्परेचर है, मतलब ये पानी है, पानी का दोस्तों जो हमारा फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट हमारा हो गया, सेल्सियस में हमारा हो गया। अब क्या बचा दोस्तों, केल्विन का बचा। देखिए दोस्तों, और हमारा जो केल्विन में होता है, तो केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु कितना होता है दोस्तों, 273 केल्विन होता है। पानी का जो जमेगा दोस्तों, पानी अगर केल्विन में तो 273 केल्विन पे जमेगा। लेकिन अगर हम इसको हीट करेंगे, क्या करें दोस्तों, हीट या गर्म करेंगे, तो ये हमारा भाप बनना कब शुरू होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, भाप मतलब क्या दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ये कितना डिग्री पर बनेगा, 373 केल्विन पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बनना शुरू हो जाता है, भाप बनना मतलब शुरू हो जाता है या बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या देखें दोस्तों कि 100 डिग्री सेल्सियस हमारा सेल्सियस में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट है, और केल्विन में 373 केल्विन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और दोस्तों हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो ये हमारा क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर है केल्विन का, मतलब सेल्सियस में। और 32 डिग्री भी हमारा क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, जिसमें क्या होता है, हमारा पानी जो है बर्फ में बदल जाता है या जम जाता है, क्या होता है, जम जाता है। अब दोस्तों अगर हम जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को ड्राइव करने की कोशिश करें, तो देखिए दोस्तों ड्राइव कर देते हैं थोड़ा सा।
सेल्सियस है दोस्तों, सेल्सियस माइनस हम क्या लिखेंगे, सेल्सियस माइनस मैक्सिमम को घटाएंगे कितना, 100 डिग्री बट्टा हाइयर टेम्परेचर माइनस सेल्सियस में कितना लोअर टेम्परेचर बराबर, फिर कितना है दोस्तों इसका मैक्स, इसको फ़ारेनहाइट में घटाएंगे, फ़ारेनहाइट में कितना, -212 बट्टा 212 माइनस कितना दोस्तों 32 डिग्री केल्विन बराबर, नहीं फ़ारेनहाइट, ये क्या है दोस्तों फ़ारेनहाइट में होगा, और ये हमारा क्या होगा केल्विन माइनस हाईएस्ट कितना है 373 केल्विन बट्टा, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों 373 माइनस 273, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा फॉर्मूला C/5 बराबर K माइनस, या इसको F-32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5, इतना आने वाला है दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, इसी से हमारा होता है। अब देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोले, पानी का हिमांक बिंदु बिंदु डैश है, तो किसमें पूछा है, इसमें ये हमारा ऑप्शन किसमें फ़ारेनहाइट में है, तो फ़ारेनहाइट में ये नीचे वाला हमारा क्या दिया गया हिमांक बिंदु, ये नीचे वाला क्या है हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हमारा फ़ारेनहाइट में है, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही अगर सेल्सियस में पूछता तो क्या होता हमारा ये 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछता पूछता तो 273 डिग्री केल्विन हो जाता, तो इसका उत्तर हमारा कितना होगा डी नंबर का। इसको हल करके देख लीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें से किसके बराबर है, इसमें से किसके बराबर है, ये देखिए दोस्तों हमारा किस में दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, और हम क्या जानते हैं C/5 इक्वल टू केल्विन में क्या होता है K माइनस 273/5, क्या होता है दोस्तों 5। दोस्तों अब हम क्या देखते हैं, डिग्री सेल्सियस में हमारा कितना दिया गया है -273.15 डिग्री सेल्सियस/5 बराबर K माइनस 273/5। अब देखिए दोस्तों ये 5 नीचे नीचे है, तो ये 5 हमारा क्या होगा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा मेरा हमारा 273.15, और ये माइनस में है बराबर की इस पार इसको ले आता है तो कितना हो जाएगा 273 बराबर कितना हो जाएगा केल्विन, मतलब कि इसका उत्तर हमारा दोस्तों लगभग कितना आएगा 273 में 273 कट सकता है, तो अब 273 में 273 दोस्तों लगभग क्या होगा जीरो, मतलब ये कट जाएगा, तो लगभग तो हमारा कितना आएगा 273 में 273 तो कट जाएगा लगभग जी, अगर देखा जाए तो कितना आएगा -0.15 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये किसके करीब है हमारा जीरो के करीब है, यानी कि ये नेग्लिजिबल है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा 0 केल्विन। परम शून्य ताप डैश ताप को दर्शाता है, परम शून्य ताप दोस्तों, परम शून्य ताप हमारा कितना होता है, परम शून्य ताप हमको कौन सा दर्शाता है 273 डिग्री क्या दर्शाता है 273 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य ताप दोस्तों यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में तो कितना है 273 डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन अगर केल्विन में होता तो केल्विन में क्या होता हमारा 0 डिग्री केल्विन होता, क्या होता दोस्तों 0 डिग्री केल्विन हो जाता, अगर केल्विन में होता तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा ए नंबर का हो जाएगा परम शून्य ताप का। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, देखिए दोस्तों क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक एक इंजन है, क्रायोजेनिक क्या है दोस्तों इंजन है, क्रायोजेनिक क्या है दोस्तों एक इंजन है। क्रायोजेनिक का काम क्या है दोस्तों, जैसे कि इसरो में हमारा जो रॉकेट लॉन्चिंग पैड होता है तो उसमें हमारा क्रायोजेनिक इंजन का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक का काम क्या है दोस्तों कि वो कम तापमान में ही वो क्या करता है
कम तापमान में ही इंजन को ऑपरेट करता है, जिससे हमें हमें क्या होता है, फ्यूल की बचत होता है, फ्यूल का बचत होता है। तो क्रायोजेनिक मतलब दोस्तों कम तापमान, तो वो कम तापमान पे ही हमारा काम करता है को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। क्रायोजेनिक हमारा दोस्तों कम ताप में काम करता है, तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता होगा? तो दोस्तों हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लेकिन डेंसिटी की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा डेंसिटी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लेकिन यही अगर केल्विन में बात करें तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हीट का तो कितना था, 277 केल्विन जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा केल्विन में। डेंसिटी 273 में अधिक होगा और 4 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस में अधिक होगा। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों अभी हमने देखा। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? दोस्तों तो अभी हमने क्या देखा, दोस्तों हमने क्या देखा कि 277 केल्विन में, 277 केल्विन में या 4 डिग्री सेल्सियस में, या 4 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या था, 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी अधिकतम हो रहा था। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, 277 केल्विन हो जाएगा। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? दोस्तों कक्षीय तापमान, कक्षीय कक्षीय मतलब क्या कह सकते हैं हम, कक्षीय तापमान मतलब हम इसको दोस्तों रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर टेम्परेचर तो केल्विन में जो हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, 273 डिग्री मतलब 273 केल्विन होता है। और दोस्तों यही अगर मतलब रूम टेम्परेचर की बात करें तो सेल्सियस में कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर फॉरेन हाइट में बात करें तो कितना होता है, 98 यानी कि 98.4 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। और 273 केल्विन में क्या होता है, केल्विन में 273 केल्विन होता है। तो ये हमारा दोस्तों कक्षीय मतलब क्या बताया गया कि रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है। 372 को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। 372 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, C/5 केल्विन से संबंधित कितना था, K-273 अपॉन, नहीं दोस्तों 5 है। अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने को बोले, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने को बोले, तो दोस्तों इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 5 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इस 5 को कैंसिल कर दें तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, K-273, K-273। अगर तो सेल्सियस की जगह पर हम क्या रखेंगे, सेल्सियस की जगह पर हम कितना रखेंगे, 372 बराबर K-273। अब ये 273 माइनस में है, बराबर की इस पार ले जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 273 प्लस 372 बराबर केल्विन, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 5, 7 7 14 का 4 बाकी आता है 1, 3 दूनी 5 और 1 6, मतलब 645 केल्विन हमारा क्या होगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। किसमें है, जो कि बी नंबर पर है। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? क्या बोला गया दोस्तों, सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड दोस्तों, सेंटीग्रेड मतलब क्या दोस्तों, जो सेल्सियस हमारा है, सेल्सियस को ही क्या कहते हैं, मतलब कि जो सेंटीग्रेड यूनिट दिया दोस्तों वो कौन सा साइंटिस्ट ने दिया है। जितने भी जैसे कि केल्विन है तो केल्विन क्या है, हमारा एक साइंटिस्ट है। ये मार्टिन स्टोमर क्या है, वो भी साइंटिस्ट है। जीन पियर क्रिस्टियन क्या है, वो भी साइंटिस्ट है। अरे एडवर्ड सेलियस क्या है, साइंटिस्ट है। तो दोस्तों जितने भी साइंटिस्ट थे, जो भी चीज़ खोज करते थे वो या आविष्कार करते थे, वो अपने नाम पे उसका नाम रखते थे। क्या करते थे, अपने नाम पर ही रखते थे। तो जो सेंटीग्रेड है दोस्तों, ये एंडर्स सेल्सियस ने अपने नाम पर इसको सेंटीग्रेड नाम दिया है। केल्विन, जिसे केल्विन टेम्परेचर जो है वो केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो केल्विन ने सर्च किया तो उसने खोज किया है, आविष्कार किया है या खोज किया है, तो उसने अपने नाम पे केल्विन दिया है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का हो जाएगा। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? देखिए दोस्तों,
सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाता है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम देखेंगे पहले। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमारा क्या रिलेशन होता है, C/5 सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, F-32/9। तो यहाँ पे क्या रखना है दोस्तों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, मतलब दोनों जगह पर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कि हम इस C या F के जगह पर क्या रखें कि ये आपस में बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर को x मान लेते हैं। x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों, x से कुछ भी मान सकते हैं x, यहाँ पे भी x मानेंगे, मतलब दोनों चीज़ को एक ही मानना है दोस्तों, दोनों को सेम, क्योंकि क्या बोला है, समान पठन हो, मतलब समान हो, दोनों का वैल्यू क्या हो, समान हो। तो कब समान हो सकता है, तो x को हम क्या करेंगे, दोनों जगह सेम रख देते हैं, इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, 9x 5x माइनस, इसको गुना करेंगे कितना, 5×9 10, 5×3 15, 116 160। अब दोस्तों ये 5x क्या है हमारा, प्लस में हम x को एक तरफ ले जाएंगे, बिना x को एक तरफ, तो ये 5x क्या है हमारा, प्लस में है, बराबर किस इस पार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 5x माइनस 160। तो 9x माइनस 5x 4x इक्वल टू माइनस 160। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 160/4, यानी कि 4 4 14, यानी कि 40, यानी कि x इक्वल टू हमारा दोस्तों कितना आ रहा है, -40। तो ये -40 दोस्तों, ये डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है और फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, सी नंबर का हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों अगर -40 डिग्री सेल्सियस बोलें या -40 फ़ारेनहाइट बोलें, दोनों का वैल्यू हमारा सेम है, या तापमान हमारा सेम है। परम शून्य ताप की प्राप्ति डैश होती है, प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से, समुद्र स्तर पर -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, पृथ्वी के केंद्र में। देखिए दोस्तों, अगर तापमान की परम शून्य ताप हम किसे कहते हैं, परम शून्य ताप की बात करें दोस्तों, तो किसे कहते हैं, परम शून्य की ताप, मतलब दोस्तों एक लिमिटेशन। परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है, एक लिमिटेशन। एक लिमिटेशन मतलब कि अगर उससे हम ना तो नीचे, मतलब उससे क्या कहते हैं, हम नीचे नहीं जा सकते हैं, क्या कहते हैं कि उससे हम नीचे नहीं जा सकते हैं, परम मतलब उससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं। तो जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर में, इस टेम्परेचर से नीचे दोस्तों हम क्या करेंगे, नहीं जा सकते हैं। ये हमारा परम शून्य ताप टेम्परेचर कहलाता है। अगर 273 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना चाहें, तो जैसे कि -274 डिग्री सेल्सियस, तो ये हम 74 भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 273 डिग्री सेल्सियस हमारा ये ताप निश्चित है। इस ताप पर क्या होता है दोस्तों, जितने भी प्रकार के पार्टिकल के अणु होते हैं, वो उसकी गति क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, गति शून्य हो जाता है, किसी भी गैस का गति शून्य हो जाता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस हमारा परम ताप शून्य हो जाएगा, मतलब इससे नीचे टेम्परेचर संभव नहीं हो सकता है सेल्सियस में। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। ताप शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचाता है। देखिए दोस्तों, ताप शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, जब टेम्परेचर, मैंने क्या अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि परम शून्य ताप कितना था हमारा, 273 डिग्री सेल्सियस। अगर 273 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों, जैसे कि कोई गैस है, क्या है दोस्तों, कोई गैस है, और उस गैस को दोस्तों हम क्या करेंगे, उस गैस को -273 डिग्री तक क्या किए, ठंडा कर दिए। जब उसको ठंडा कर दिए दोस्तों, तो जो उसके कण का अणु होगा, गैस का अणु होगा, उस अणु का गति जो होगा दोस्तों, गति वो क्या होगा, गणित गति क्या होगा, शून्य हो जाएगा। गति क्या होगा, शून्य हो जाएगा। मतलब ये ठंडा हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जम जाएगा दोस्तों। गैस भी हमारा क्या होगा, गैस हमारा लिक्विड से, गैस पहले गैस से हमारा लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से हमारा उस सॉलिड के फॉर्म में होना शुरू हो जाएगा। तो सॉलिड के फॉर्म में शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो अणु हमारा क्या होगा, डेंस हो जाएगा, और डेंस होने के बाद वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, और सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके अणु का गति क्या हो जाएगा, या वेग या गति जीरो हो जाएगा। गति क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब परम ताप शून्य पर हमारा गैस की गति शून्य हो जाता है, आणविक या अणुओं की गति शून्य हो जाता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। एक चीज और दोस्तों, एक एक होता है हीट, और एक क्या होता है, टेम्परेचर।
टेम्परेचर। तो देखियो हीट को दोस्तों टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। हीट को क्या दोस्तों? टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। और टेम्परेचर को दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है हीट को। और टेम्परेचर को दोस्तों एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिएगा कि हीट को टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है और टेम्परेचर को एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रूप में या फॉर्म में जाना जाता है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों? C/5। और केल्विन के फॉर्म में कितना होता है? K माइनस 273 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 5 होगा ये हमारा क्या होगा दोस्तों? 5 5 हम जानते हैं दोस्तों, कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? C माइनस 273। तो C बराबर 78 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, यानी कि सेल्सियस में हमारा कितना? 78। अब K माइनस 273, अभी माइनस में हम बराबर को उस पर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। तो 273 प्लस 78, यानी कि कितना हो जाएगा? 8 3 11 और 7 14 15 5, बाकी यहाँ 1 2 1 3, यानी कि 351 केल्विन हमारा उत्तर हो जाएगा। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना पड़ता है? देखिए दोस्तों, सेल्सियस से केल्विन में हमने क्या देखा? सेल्सियस और केल्विन में हमारा कितना है? डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, अगर सेल्सियस में हमारा है तो सेल्सियस है तो ये माइनस में हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस में ले आएंगे। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन के आता है दोस्तों। क्या होता है? हमारा ये एक नया फॉर्मूला बन के आता है इसी इसी फॉर्मूला से। तो हम सेल्सियस में कितना जोड़ते हैं? मतलब 273 को जोड़ते हैं। 273, देखिए सेल्सियस में हम 273 को जोड़ रहे हैं। सेल्सियस में क्या कर रहे हैं? हम 273 को जोड़ रहे हैं, तब जाके क्या हो रहा है? केल्विन में बदल रहा है हमारा। तो सेल्सियस को हम क्या करें? 273 में दिए गए तापमान में 273 से गुना करते हैं? बिल्कुल नहीं। दिए गए तापमान में 73 से जोड़ें? बिल्कुल सही। विभाजित करते हैं? बिल्कुल नहीं। घटाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर से सामान्य माना जाता है? तो मानव शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 98.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। ये कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर इसी टेम्परेचर को दोस्तों हम सेल्सियस में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आसपास, या तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का होगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अभी हमने क्या देखा दोस्तों? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वो फ़ारेनहाइट में है। तो फ़ारेनहाइट में हमारा कितना आता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन यहाँ पे 37 दिया गया, लेकिन अगर ये सेल्सियस में होता तब हमारा ये उत्तर हो सकता था। लेकिन इसका उत्तर हमारा क्या होगा? यहाँ पे बी नंबर का होगा। 273 केल्विन का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारा केल्विन दोनों दिया गया, इसमें भी केल्विन, तो केल्विन, तो 273 केल्विन से केल्विन में हमारा तो ये ए और बी तो दोस्तों हो नहीं सकता। ए और बी क्या हमारा नहीं हो सकता है। अब देखते हैं सेल्सियस में। सेल्सियस में दिया गया, तो केल्विन से सेल्सियस में हमारा क्या रिश्ता है, या क्या रिलेशन है, या क्या फॉर्मूला है? क्या होता है? के माइनस 273 अपॉन 5। तो ये 5 5 कट जाएगा, मतलब सी बराबर हम लिखे हैं तो क्या है? के जगह पर कितना रखेंगे? 273 माइनस 273। तो 273 में 273 चल जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा? जीरो। यानी कि इसका रिलेशन हमारा से क्या आता है? हमारा जीरो। मतलब 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, हमारा क्या है? जैसे ये सेल्सियस हो गया अपॉन 5 बराबर F-32। नहीं दोस्तों, यहाँ पे केल्विन में है दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे? हम केल्विन में लेंगे। K-273 अपॉन 5। तो हमारा ये कितना होगा? 5 5 कट गया, 5 5 कट गया, कितना बन गया? C बराबर K-273। देखिए दोस्तों, हम क्या, ये हमारा क्या फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
अगर ये माइनस में है, बराबर किस पर जाएगा तो क्या होगा हमारा 273 केल्विन। तो यहाँ पे क्या दिया गया 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी की जगह पर हम इसको 37 रख देते हैं। तो इसमें बाय ऑप्शन से हम देखते हैं दोस्तों, बाय ऑप्शन से करके देखते हैं। अगर 37 रख दें तो कितना आ रहा है, 7×3 = 10 7×3 = 10 और 11, और ये कितना हो गया 2, 2 और 1 3, 310 डिग्री केल्विन। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा नहीं ये अगर आता तो यहाँ पे 273 केल्विन आ जाता, लेकिन नहीं आ रहा है। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। अब सी की जगह पर हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला के इसके अनुसार में सी की जगह पर क्या रखते हैं 0, सी के बराबर 0 रखती हैं। तो कितना हो गया, क्यों रखेंगे सी के बराबर 0, क्योंकि सी बराबर हमारे यहाँ 0 दिया गया है, सी बराबर 0 रखते हैं। 273 बराबर की, तो की बराबर हमारा कितना आया 273। इसका मतलब दोस्तों बी नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अपना होगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। और हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 273 डिग्री केल्विन भी है जो हमारा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब दोनों वैल्यू हमारा क्या है, ये एक समान है या बराबर है, क्योंकि फ्रीजिंग सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस में मापेंगे तब भी पानी को जमा देगा, और केल्विन में मापेंगे तो 273 केल्विन में पानी को जमा देगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन हमारा दोनों क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो हमारा फ़ारेनहाइट में क्या आता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो हम दोस्तों हम ये लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन बराबर 32 फ़ारेनहाइट होगा, जो हमारा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट को दर्शाता है। ये क्या करता है दोस्तों, हमारे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट को दर्शाता है, या पानी को जमाता है दोस्तों। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है, क्या जानते हो दोस्तों, फ़ारेनहाइट भी हमारा है, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है। तो दोस्तों पास्कल हमारा किसका है, प्रेशर या दाब का मात्रक है, प्रेशर या दाब का मात्रक है। और दाब हमारा क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू, दाब का यूनिट हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा, जो टेम्परेचर का मात्रक या तापमान का मात्रक नहीं है। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होती है। तो दोस्तों हमने शुरू में ही क्या देखा था कि जो बर्फ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में भी बर्फ होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस में ही पानी होता है। तो ये हमारा आइस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा दोनों स्थिति पाया जाता है, बर्फ भी और पानी भी। और दोस्तों अगर हम, ये हमारा क्या था, आइस और वाटर था, लेकिन दोस्तों अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें, क्या करें दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों हमारा ये वाटर भी होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों ये हमारा वेपर भी होता है, वेपर या भाप भी होता है। तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा भाप भी होता है और वाटर भी होता है। और अगर तरल और ठोस की बात करें तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस उत्तर हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, हिमांक मतलब क्या दोस्तों, जमना या फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, जमना, यानी कि किस तापमान पर पानी जम जाएगा या बर्फ बन जाएगा। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, अगर केल्विन की बात कर रहा है तो हमारा केल्विन कितना था, 273, 200 कितना था, 273 डिग्री केल्विन था। लेकिन तो 273 के आसपास हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का 273.15 केल्विन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यही अगर डिग्री सेल्सियस में होता तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, हिमांक बिंदु हो जाता। और फ़ारेनहाइट में हमारा कितना हो जाता, 32 फ़ारेनहाइट में हमारा हिमांक बिंदु होता। अगर सेल्सियस में बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा हिमांक बिंदु हो जाएगा पानी का, और 32 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपस में कितना हो जाएगा, 273 केल्विन के आसपास ये हमारा रिलेशन हो जाता है एक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। बर्फ का गलनांक बिंदु है,
बर्फ का गलनांक बिंदु है। देखिए दोस्तों, जिसे कि हम क्या जानते हैं दोस्तों, बर्फ का गलनांक, गलनांक मतलब क्या दोस्तों, ये हमारा क्या था, पहले बर्फ था, ये आइस जिसको कहते हैं बर्फ था। अब ये बर्फ क्या करेगा, गलेगा। तो बर्फ गलेगा तो किस में आएगा, पानी में बदलेगा मेरा, क्या होगा, पानी में बदल जाएगा। तो पानी में बदलता है दोस्तों, तो 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या होता है, हमने क्या देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा वाटर भी होता है। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ये वाटर में बदल रहा है, तो इसमें लेटेंट हीट या दोस्तों गुप्त ऊष्मा का इस्तेमाल हो रहा है, तभी ये हमारा क्या हो रहा है, फेज चेंज कर रहा है। तो ये फेज चेंज करने का क्या काम है, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें आइस भी होता है, वाटर भी होता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हमारा कितना होता है, 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो 273 डिग्री केल्विन में दोस्तों हमारा क्या होगा, 273 केल्विन डिग्री में हमारा ये बर्फ भी होगा और आइस भी होगा। क्या होगा, बर्फ मतलब बर्फ भी होगा और पानी भी होगा। तो 273 डिग्री के केस में ही हमारा बर्फ से पानी में बदलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें फेज, जब दोस्तों जब अवस्था चेंज होता है किसी पदार्थ का, जैसे बर्फ से हमारा पानी में बदल रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तापमान नहीं बढ़ता है, सिर्फ फेज चेंज होता है। तो वहाँ पे गुप्त उष्मा, हीट ज़्यादा लगता है, हीट क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा लगता है, लेकिन फेज नहीं बदलता है, अवस्था मतलब अवस्था बदलता है दोस्तों, उस टाइम हमारा तापमान नहीं बदलता है, सिर्फ हीट ज़्यादा लगता है। तो 273 डिग्री केल्विन में हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो ए नंबर का हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। यही अगर दोस्तों इसमें क्या था, 273 केल्विन था, तो 0 डिग्री सेल्सियस भी हमारे इसके बराबर होगा और 32 फ़ारेनहाइट में भी हमारा क्या होगा, बर्फ का गलनांक बिंदु होगा। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, हम क्या जाते हैं, सेल्सियस बराबर हमारा क्या बनता है, के -273। अब दोस्तों अगर हम केल्विन पैमाने पर सेल्सियस, तो देखिए दोस्तों केल्विन में हम क्या करते हैं, केल्विन में 273 घटाते हैं, केल्विन में क्या कर रहे हैं, 273 हम घटा रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारा केल्विन में क्या है, केल्विन में 273 घटाने तब ना हमारा सेल्सियस में आ रहा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, ए नंबर का हो जाएगा। उष्मा चालन एवं विकिरण, देखिए इसमें क्या, ये क्या दोस्तों, हीट का ही ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, थर्मल कंडक्शन एंड रेडिएशन। घन वस्तु में उष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करता है, घन वस्तु में। देखिए दोस्तों, घन वस्तु, घन क्या बोला गया है, घन जैसे कि एक क्यूबॉइड हो गया हमारा दोस्तों, क्या हो गया, क्यूबॉइड, मतलब क्यूब हो गया दोस्तों, क्यूब या घन। ये दोस्तों इस पर उसमें चालन, चालन मतलब क्या दोस्तों, जो हीट इसमें देंगे, तो जो हीट ट्रांसफर होगा, तो हीट ट्रांसफर होगा वो किस पर निर्भर नहीं करती है, हीट किस पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों अगर हम सामग्री की घनता की बात करें, डेंसिटी, तो बिल्कुल डेंसिटी निर्भर करता है दोस्तों। अगर किसी वस्तु की डेंस, अगर जितनी डेंस होगा वो कितना होगा, जितने डेंस होगा वो, अगर यहाँ पे हम गर्म, इधर से अगर गर्म करना शुरू करें दोस्तों, तो अगर हीट हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हीट करने पर धीरे धीरे दोस्तों इधर भी क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, मतलब हीट इधर से ट्रांसफर होता है, तो वो चालन हमारा हो रहा है। तो इसकी सामग्री की घनता डेंसिटी की अगर ये क्लोज होगा तो दोस्तों तब जाके ये हीट ट्रांसफर होता है। तो सामग्री पर तो हमारा घनता निर्भर करता है दोस्तों, सामग्री के आयाम पर, बिल्कुल दोस्तों। आयाम मतलब क्या, ये हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है। तीसरा दोस्तों ये भी डिपेंड करता है, मतलब ये क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिल्कुल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि कोई भी आइटम है दोस्तों, अगर हम क्या जानते हैं, कोई भी धातु हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी धातु लेते हैं दोस्तों, कोई भी धातु हमारा क्या है, जैसे कि जैसे सोडियम ले लिया हम, सोडियम कितना होता है, 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, T281, क्या होता है ये, 281 होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी निर्भर करता है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो उसमें हीट ज़्यादा ट्रांसफर करेगा।
फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण दोस्तों हीट उसमें ज़्यादा ट्रांसफर करता है। तो ये भी हमारा सही बोला गया है। घर्षण दोस्तों, अगर यहाँ पे हम इस वस्तु को, घर्षण से क्या मतलब, घर्षण अगर हम वस्तु को रेस्ट में रखें, यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं, तो इसमें तो घर्षण की बात ही नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये रेस्ट में है, तो घर्षण की बात ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे घर्षण से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो घर्षण यहाँ पे क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी की कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी, जैसे ये हमारा क्या है, एक आइस है, और ये हमारा क्या है, वाटर है। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये हमारा आइस है, और ये क्या है, हमारा क्या है, वाटर है। तो दोस्तों, वाटर हम क्या जानते हैं, हीट जो है, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है दोस्तों, एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट हम क्या जानते हैं, हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। और अगर बर्फ की बात करें और पानी की तुलना में, तो इसमें क्या है, हमारा बर्फ में, बर्फ हमारा कम हीट होगा। बर्फ कब हमारा बनता है, जब टेम्परेचर निकाल लेते हैं हम, पानी का टेम्परेचर अगर हम निकाल लेते हैं दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, ठंडा, एक्सेस ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ज़्यादा ठंडा हो जाने के वो क्या होता है, हमारा बर्फ़ बन जाता है। मतलब अगर हीट अगर उससे निकाल रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को निकाल रहे हैं। क्या करें दोस्तों, एनर्जी को निकाल रहे हैं। तो बर्फ़ की तुलना में क्या है, हमारा हीट अधिक होगा पानी में। तो पानी में क्या होगा, हीट अधिक होगा, क्योंकि जो हीट होता है पानी में, वो पानी को से हीट निकालने के बाद ही हमारा बर्फ बनता है। और हम क्या जानते हैं, हीट जो है हमारा एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चूंकि बर्फ से चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पानी के कण उष्मा को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। चूंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं, ये भी नहीं दोस्तों। चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, मैंने क्या कहा दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। क्योंकि, और अगर दोस्तों अगर हम बात करें, अगर इसमें फेज, अगर ज़्यादा हीट की बात करें, तो एक फेज चेंज करने में, अवस्था चेंज करने में, बर्फ से पानी बनाने में ज़्यादा हीट का ऊर्जा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ज़्यादा गुप्त ऊष्मा, तो बर्फ जो है हमारा एक फेज चेंज करने में ज़्यादा हीट लेता है, क्या करता है, ज़्यादा हीट लेता है। और पानी को अगर हम बॉयल करेंगे, तो पानी हमारा बॉयल ज़्यादा हीट में नहीं, कम हीट में ही भी बॉयल हो जाता है। तो हमारा ज़्यादा हीट लेता है कौन, बर्फ लेता है। तो इसके कारण भी हमारा क्या होता है, उत्तर डी नंबर का भी हो जाएगा। और एक इसको एक तरीका से देख सकते हो दोस्तों। अगर बर्फ को पानी में डाला जाए, अगर बर्फ को पानी में डाला जाए, तो ये बर्फ क्या करेगा, ये बर्फ पानी को बर्फ नहीं बना सकता है, लेकिन ये जो पानी होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। ये जो आइस होगा, ये हमारा धीरे धीरे पानी में बदलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पानी हमारा बर्फ में नहीं बदलेगा, जब तक कि एक्स्ट्रा टेम्परेचर उस पर ना निकाला जाए। भाप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल में, बॉयलर भट्टियों में, किसी संघनित वाष्प का संघनन में। एक चीज देखिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या बोला गया है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, चालन, संवहन या विकिरण। चालन की बात करें दोस्तों, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। चालन जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडक्शन।
कंडक्शन तो जब कंडक्शन के थ्रू से हीट ट्रांसफर होगा दोस्तों, तो बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे कि एक, ये मान लेते हैं कि ये बॉडी ए है, और एक बॉडी जो क्या है, एक बॉडी क्या है दोस्तों, बी है। अगर हम हीट, यहाँ से हम हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ से हम हीट सप्लाई करते हैं, तो ये हीट इसमें से ट्रांसफर, यहाँ पे हीट होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे हीट शुरू होने के बाद ये हीट यहाँ पे होते होते ये हीट इस बॉडी में भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो ये कब हो रहा है, जब ये फिजिकल कांटेक्ट में है, मतलब एक दूसरे से ये सटा हुआ है। तो चालन के माध्यम से अगर हीट ट्रांसफर होगा, तो वो एक दूसरे के साथ सटा होना चाहिए या फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी जाके हीट कंडक्शन माध्यम से ट्रांसफर हो सकता है। तभी हीट क्या हो दोस्तों, ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरा दोस्तों क्या है, संवहन। संवहन को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन भी बोल के कह सकते हैं। कन्वेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, संवहन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर हम देखिए, जैसे कि पानी गर्म कर रहे हैं, इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो इ- इसमें क्या होता है, पानी को गर्म करते हैं दोस्तों, तो ये नीचे वाला पानी क्या होता है, जब गर्म होता है, तो पानी गर्म होने के बाद इसका डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब ये कण हल्का हो जाएगा। और ये हल्का होने के बाद ये कण ऊपर चला जाता है, क्या होता है, ये कण ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। क्या होता है, ऊपर वाला कण नीचे वाला कण ऊपर, और ऊपर वाला कण नीचे चला जाता है, क्योंकि ये हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण ऊपर चला जाता है, और ये ऊपर वाला कण भारी हो जाता है, जिसके कारण ये नीचे हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसके अंदर जो अणु है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, एक ये क्या कर रहा है, ये खुद ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ये खुद ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम संवहन कहते हैं। एक दोस्तों विकिरण, विकिरण जो होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू से हीट को ट्रांसफर करता है। जिसे सन द्वारा हमारे पास रेडिएशन पहुंचता है या लाइट पहुंचता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, विकिरण या रेडिएशन के माध्यम से हीट हमारा ट्रांसफर हो रहा है। और अब देखिए दोस्तों, अब ये तीनों कंडीशन, संवहन भी होना चाहिए, चालन भी होना चाहिए, और विकिरण भी होना चाहिए। तो किस कंडीशन में हमारा, ये चारों ऑप्शनों में किस कंडीशन में, तीनों स्थिति में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, या ताप का अंतरण या ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, बिल्कुल नहीं दोस्तों। रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर कॉइल में, बॉयलर भट्टियों में, बिल्कुल दोस्तों। बॉयलर भट्टियों में जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम अगर हम, भट्टी है एक, इसमें अगर जल रखा हुआ है, तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं दोस्तों, तो इसके बीच में हमारा क्या है, फिजिकल कांटेक्ट बन रहा है, मतलब ये हीट यहाँ पे दे रही है, फिजिकल कांटेक्ट बन रहा है, तो इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है। और इसमें हीट ट्रांसफर होने के बाद फिर ये भी क्या हो रहा है, एक दूसरे से ये आगे ऊपर नीचे हो रहा है कण, तो ये कन्वेक्शन के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ से कंडक्शन हो रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन तो और यहाँ पे रेडिएशन भी आता होगा। तो इसमें बॉयलर भट्टियों में दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तीनों कंडीशन में। विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण मुक्त रूप से निर्भर करता है इसके तापमान पर, इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। तो देखिए दोस्तों, हीट अगर ट्रांसफर की बात करें, क्या बोले हम, विकिरण। विकिरण मतलब क्या होता है, रेडिएशन। तो रेडिएशन से हम क्या जानते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे रेडिएशन मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दूर से लाइट हमारा आता है, क्या होता है, दूर से लाइट आता है, तब जाके क्या होता है हमारा, रेडिएशन के फॉर्म में आता है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। तो विकिरण हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर इसका टेम्परेचर अधिक होगा, अगर इसका टेम्परेचर अधिक होगा, तो क्या करेगा, जल्दी गर्म कर देगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, ठंड के दिनों में छत पर पानी का टंकी आपने देखा होगा दोस्तों, ठंड के दिनों में क्या होता है, पानी का टंकी ठंडा ही रहता है। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है दोस्तों, इतना गर्म हो जाता है टंकी का पानी, कि वो पानी को ऐसा लगता है कि उसको गर्म किया गया, स्पेशली पानी का टंकी क्या किया है दोस्तों, गर्म किया गया है, ऐसा लगता है। तो वो क्या होता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तापमान अगर गर्मी के दिनों में क्या होता है, तापमान तेज होता है सूर्य का, तो रेडिएशन उसमें क्या होता है, ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा आने के कारण वो टंकी का पानी गर्म करता है, लेकिन ठंडे दिनों में नहीं गर्म कर पाता है। पिंड की प्रकृति पर, बिल्कुल दोस्तों, पिंड की प्रकृति पर, अगर यहाँ पे
पानी की टंकी था इसलिए गर्म हो जा रहा ज़्यादा दोस्तों। अगर दूसरी वस्तु होता तो वो कम गर्म होता शायद। लेकिन ये क्या होता है, ये नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा है, इसकी पृष्ठ के विस्तार पर एवं इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। बिल्कुल दोस्तों, प्रकार पर भी डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई वस्तु को, अगर ये छोटा वस्तु है और इसी वस्तु को अगर हम बड़ा करके रखे हैं, वस्तु सेम है, इसको समेट के रखें, इसको फैला कर रखें, तो ये वस्तु जो है धीरे धीरे गर्म होगा। क्या होगा, धीरे धीरे या कम गर्म होगा। लेकिन इसको अगर इसी वस्तु को फैला देंगे तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी सही है। मतलब तीनों जब सही है तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको या आप सभी को समझ में आ रहा है तो हमारा चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ताकि हम वीडियो को बना सकें या बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।